हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ लीनियर अलजेब्रा। कोई आईआईटी एमबीए का स्टूडेंट है, सो दिस इज़ फॉर यू। ये आपके लिए 101% वैलिड है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब तक हमने सीखा कि वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसके बाद आर आर ई एफ क्या होता है, आर ई एफ क्या होता है, एक्लन फॉर्म इफ़ यू नो। ठीक है, गॉसियन एलिमिनेशन क्या होता है, क्रेमर्स रूल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस एंड लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। अब सब सोच रहे हो भाई पढ़ना क्यों है, तो उसकी तह तक जाते हैं क्यों पढ़ना है। बिकॉज आपको पता होगा, आपको फाइनली मशीन लर्निंग पर जाना है। ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके मॉडल्स, एआई मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने। अब इनको क्या समझता है, इनको समझता है वेक्टर्स, इनको समझता है डेटा फ्रेम्स, इनको समझता है कॉलम्स रोज कैसे होते हैं। ठीक है, सो कॉलम रोज वेक्टर के फॉर्मेट में होते हैं। हमें जब इमेज मिलता है उसको हम क्या वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, वॉइस को हम वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट को भी, टैबुलर डेटा, सब कुछ वेक्टर फॉर्मेट में होता है। तो वेक्टर फॉर्मेट को समझने के लिए हमें वेक्टर समझने चाहिए। वेक्टर समझने में वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, दो फीचर्स हैं, उनके बीच में लीनियर डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है, उसको समझने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस हम निकालते कैसे हैं। बिकॉज इन शॉर्ट डेटा हमें मिलता है वेक्टर के फॉर्मेट में। ठीक है, उसके लिए हमें मैथ्स आना चाहिए, उसके बाद जाके हम इस पे जा सकते हैं। मैंने भी बहुत दिमाग खराब किया इसी पीछे, मुझे भी गुस्सा था कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, बट धीरे धीरे आगे जब जाते हो आपको समझ में आता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आते हैं डायरेक्टली कि वेक्टर स्पेसेस होता क्या है। पहले हम ये सीखेंगे, फिर ये लाइन से, भाई टेंशन मतलब। सो व्हाट इज वेक्टर स्पेसेस, डेफिनेशन पे आता है। इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स विद टू ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या आपको कुछ समझा, नहीं समझा? क्यों? बिकॉज समझना मैं समझाया ही नहीं एक्चुअली। सपोज मैंने इसे बोल क्या रहा है कि आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, उसको आप वेक्टर स्पेसेस बोलते हो। कैसे? सपोज मैंने आपको वेक्टर दे दिया 2,3, ये एक नॉर्मल वेक्टर, सिंपल वेक्टर। क्या वेक्टर स्पेस है? ऑब्वियसली एक सिंगल वेक्टर अपने आप में वेक्टर स्पेस कहला सकता है। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको दो सेट दे दिए, मैं 2,3 एंड 4,6 दे दिया। अगर आपके पास, सबके पास दिमाग है, बट आप देखोगे तो पता पड़ेगा ये इसका मल्टीपल है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस है? हाँ, ये वेक्टर स्पेस है। कैसे, ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1,2। आप देखोगे ये भी एक लाइन में एग्जिस्ट कर रहा था। ये 2,3 और 4,6 ये दोनों मिलके एक लाइन बना रहे थे। और ये लाइन जो है एक प्लेन में था। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन के अंदर था एक लाइन। इसे मैंने एक और वेक्टर ऐड कर दिया 1,2। ठीक है, जैसे मैं 1,2 ऐड किया, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई प्लेन में। इसमें कुछ भी ऐड करते जाओ, ठीक है, वो इसी प्लेन में एग्जिस्ट करते आएगा, है ना। तो इसी को वेक्टर स्पेस बोलते हैं, ये एक स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये वेक्टर स्पेस क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है? वेक्टर स्पेस फॉलो करते हैं दो प्रॉपर्टी, एडिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी ये 9 प्रॉपर्टीज है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। पहला क्या है कि यदि आप किसी सेट को आप वेक्टर स्पेस बोल रहे हो, तो आप उसको तभी बोल सकते हो जब अगर किसी दो वेक्टर को, रैंडम कोई दो वेक्टर को ऐड करते हो, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी उस वेक्टर स्पेस में लाइन करना चाहिए। ठीक है, दिस इज एडिटिव क्लोजर। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेकेंड, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर। ये क्या बोलता है? यदि आपने कोई भी रैंडम वेक्टर लिया उस सेट में से और उसका मल्टीपल किया कि स्केलर से, तो वो भी उस वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। थर्ड, u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। ठीक है, ये सिंपल था, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। एडिटिव एसोसिएटिविटी, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू प्लस वी। ये यार हम पढ़ते रहते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं कि हर एक सेट में एक जीरो वेक्टर होना चाहिए। यदि उस सेट में, उस सेट ऑफ वेक्टर्स में जीरो वेक्टर नहीं है, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। मतलब किसी वेक्टर को कि एक अगर जीरो वेक्टर से ऐड करने पर हमें u मिल रहा है और ये जीरो वेक्टर उस सेट में है, तो वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो छठवा क्या है
कि हर वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए, मतलब ऐसा वेक्टर, हर एक वेक्टर के लिए एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसको हम प्लस करते ही हमें जीरो वेक्टर मिले। यदि ये एग्जिस्ट करता है तो ये भी एग्जिस्ट कर ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है बट कर जाएगा। यूनिटिविटी, यूनिटी, यूनिटी के लिए तो छोड़ो ये सब, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, बट ये 9 पॉइंट होने चाहिए मैक्सिमम। ये और ये अगर आपके एग्जाम में आता है, ये चार को अगर सॉल्व करोगे तो आपको मैक्सिमम सारे मैक्सिमम सॉल्व हो ही जाते हैं बाकी, ठीक है, जितना मैंने देखा है। नोट में क्या है, इफ जस्ट वन ऑफ द वेक्टर स्पेस एक्सियम फेल टू होल्ड वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। इन 9 में से कोई एक भी अगर होल्ड नहीं करता या प्रूव नहीं होता तो वो सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। और जीरो एलिमेंट और जीरो वेक्टर और वेक्टर स्पेस ऑलवेज यूनिक, जीरो वेक्टर हमेशा यूनिक होता है, हमेशा 0,0 हो ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो आते हैं अब इस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो इससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगी वेक्टर स्पेस होता क्या। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंसिडर सेट वी जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है x,1, ठीक है, वेर x बिलोंग्स टू r। इसमें दो प्रॉपर्टीज दी हुई है, एडिशन एंड स्केलर इस तरह फॉलो होगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं कि x1, 1 प्लस y1, जो है x प्लस 1, 2 ऐसे नहीं। इसने प्रॉपर्टी दी होगी ये सेट जो इस तरह एडिशन फॉलो करता है और इस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। हमें चेक करना है कि ये सेट जो है वेक्टर स्पेस है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस 9 की 9 प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ेगा। चेक करते चलो, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोला है कि एडिटिव क्लोजर होना चाहिए। उसके लिए हम दो रैंडम लेंगे, u1 इज इक्वल्स टू x1, 1 एंड u2 इज इक्वल्स टू x2, 2। हमने दो रैंडम वेक्टर्स ले लिए, इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड किया तो क्या निकलेगा, x1, 1 प्लस x2, 1। इसको ऐड करते निकलेगा ये x1 प्लस x2, 1, बिकॉज हम इसको फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये हो गया, ओके। अब चेक करते हैं क्या ये इसमें है, ऑब्वियसली है बिकॉज यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, y फॉलो हो गया। x वाला कंपोनेंट x1 प्लस x2 इज x, ये भी, ये कोई स्केलर होगा, ये भी कोई स्केलर होगा, और x का हमें रियल नंबर दिया, मतलब ये भी रियल नंबर है ऑब्वियसली, तो एडिटिव वाला हमारा फॉलो हो गया। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हमने किसी रैंडम वेक्टर को तो वो भी उसमें होना चाहिए। तो चेक करते हैं अल्फा u1 क्या हो जाएगा, इस चीज़ को फॉलो करेगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू x1, 1। अब चेक करते हैं ये अल्फा u1 इसमें है, ऑब्वियसली है बिकॉज ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर, ये 1 है, ये 1 है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला भी सही है। अब तीसरा कौन सा है, एडिटिव वाला आप चेक करोगे तो u1 प्लस u2 और u2 प्लस u1 दोनों सेम ही दिखाएगा, तो ये भी हो गया। इसको चेक करोगे तो इसमें भी सेम ही आएगा, अगर आपको चेक करना है आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, u1 प्लस u2 और एक v1 ले लो, v1 इज v1, 1, ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हो गए। अब तीन वेक्टर चेक करते हैं, u1 प्लस u2 क्या था, ये था x1 प्लस x2, 1 प्लस v1 क्या हो गया, v1, v1, ये हो गया u1 u2 प्लस v1। उसी तरह u1 प्लस u2 प्लस u1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, 1 प्लस x2 प्लस v1, 1। अब इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, दोनों सेम निकलेगा, तो हमारा ये वाला भी हो गया। अब मेन चीज़ क्या है, ये एंड ये चेक करते हो, क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर होना चाहिए। जीरो वेक्टर होने का मतलब क्या बोला उन्होंने कि हमें u1 प्लस एक जीरो वेक्टर होना चाहिए जिससे हमें u1 वापस मिल जाए। तो हम रैंडम मान लेते हैं कि v1 जीरो वेक्टर क्या है, m, 1, ठीक है। तो अब इसको और इसको हम ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, x1, 1 प्लस m, 1, ये हो जाएगा x1 प्लस m, 1 इज इक्वल्स टू x1, 1, है ना। अब इसको और इसको इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से m क्या निकल के आया, 0, दैट इज ये क्या होगा, 0,
सो जीरो वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पर, जीरो वेक्टर इज 0,1। तो अब चेक करते हैं क्या ये जीरो वेक्टर इसमें है। हाँ है, बिकॉज एक्स जीरो भी हो सकता है, तो ये 0,1 भी इस सेट में है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब चेक करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडिटिव इनवर्स क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं u1 प्लस यू डैश इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो इससे क्या निकलेगा सोचो, यू डैश हम मानते कोई रैंडम z,1 है, तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस z,1 इज इक्वल्स टू 0,1। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ से निकल के आया z इज इक्वल्स टू -x1। तो यू डैश क्या हो गया, -x1, -1। -x1, 1 भी उस सेट में हो सकता है, बिकॉज x जो है रियल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी उस सेट में है, तो हमारा एडिटिव इनवर्स भी निकल जाए। इस तरह आप चेक करोगे ये भी आराम से निकाल सकते हो, तो ये सेट जो है वेक्टर स्पेस कहलाएगा। होप समझ गया आप, तो इसमें सारे के सारे प्रॉपर्टीज आ गए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब स्पेसेस। एक सेकंड चल रही ना, सब स्पेसेस जैसे किसी सेट का सबसेट होता है, वैसे ही किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है। क्या बोल रहा है, इफ W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन W इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। मतलब क्या, पहली बात तो W जो है वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है जैसा जो वेक्टर स्पेस की होती है। ठीक है, इसमें से मेन जो है दैट इज दिस। तो अगर वो ऑब्वियसली अगर वो वेक्टर स्पेस है, सबसेट है वेक्टर स्पेस का, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, तो वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी। प्लस मेजर जो है ये दो, क्या बोले कि अगर मैंने बोला कि W एक सब स्पेस है, ठीक है, तो W1 प्लस W2 जो कि दोनों उसी W के पार्ट हैं, शुड बिलोंग्स टू W। ठीक है, दूसरा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए जो वो है, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी W में होना चाहिए। बस अब एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ लिखी है, अ वेक्टर स्पेस ओवर R। R एक लीनियर डायमेंशन होता है, ठीक है, उसके दो ही ट्रिवियल सबस्पेस होते हैं। कौन से, एक तो खुद वो वेक्टर, ठीक है, वो वेक्टर स्पेस खुद, जैसे मैंने बोला 1,2, ठीक है, सो 1,2 नहीं एक्चुअली 1,2 दो में हो जाएगा, 1,0, 2,0, 3,0। तो ये क्या है, एक लीनियर डायमेंशन है, आर में, ये आर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सिर्फ या तो खुद वो वेक्टर स्पेस वो सबस्पेस कहलाएगा, या फिर जीरो वेक्टर। लॉजिकल है, ठीक है। तो अभी आते हैं इसकी क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन, अ सबस्पेस, दो क्वेश्चन इसके, शो दैट अ प्लेन x, y, z such that x plus y plus z is equals to 1, the subset of R3 is not in vector space of R3। सबस्पेस सॉरी, मतलब ये जो है ये R3 का सबस्पेस नहीं है, ये हमें शो करना। तो कैसे शो कर सकते हो, अब मुझे एक बात बताओ, पहले हमें सिंपल वही करना। W1 क्या होगा, लेट्स सपोज x1, एक y1 एंड z1, एंड W2 दूसरा वेक्टर है x2, y2 एंड z2। अब एज पर इसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, मतलब x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल्स टू 1, x2 प्लस y2 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 1। अब इसके हिसाब से चलते हैं, दोनों को ऐड करके सेम वेक्टर स्पेस आना चाहिए। इन दोनों को अगर ऐड करोगे W1 प्लस W2 तो क्या निकलेगा, x1 x2 प्लस y1 कॉमा, ऐड कर तो क्या निकलेगा, x1 प्लस x2, सॉरी इससे करते हैं x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2, ये रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट W। अगर आप इसको ऐड करोगे इन तीनों को तो क्या निकलेगा, आंसर 2 निकलेगा, जो कि इसमें नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या ये सबस्पेस कहलाएगा R3 का, नहीं कहलाएगा। ठीक है, गुड। अब आते दूसरे क्वेश्चन पे, लेट W बी सच दैट x ग्रेटर देन z हमेशा होना चाहिए,
बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस R3। ये सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस R3 के R3 एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में से 3 डायमेंशन में बता रहा हूँ। ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ऑब्वियसली पहले दे दिया इन्होंने वेक्टर स्पेस नहीं है, प्रूव कैसे करेंगे। अगर आप इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो आप देखोगे कि ये चीज़ है कौन सी, ये हमेशा प्रूव होगी। इसको हमें रॉन्ग प्रूव करना है, तो कैसे कर सकते हो। एडिशन करोगे तो एडिशन में तो हमेशा दो बड़े नंबर को ऐड करोगे तो वो छोटे नंबर से बड़ा ही होगा हमेशा। बट अगर आप इसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर दो छोटे से, जैसे मैंने बोला कि मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया इसको, W1 को मैंने -2 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -x1 -2x1 -2y1 -2z1। अब मुझे बताओ अगर x1 ग्रेटर देन z1 है, ठीक है, तो इससे अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट जो है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ने अगर ये फॉलो नहीं किया तो क्या ये सबस्पेस है, नहीं है। ठीक है, गुड। सो दिस वाज वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। अब तीसरी चीज आती है, दैट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। A set of vectors is said to be linearly dependent if their existence scalar all not all zero such that alpha 1 alpha 2 alpha 3 0। क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने आपको दो वेक्टर दिए 1,2 एंड 2,4। आप बोलोगे इसमें क्या रिलेशन है, ये इसका डबल है, मतलब 2 इंटू 1,2 इज इक्वल्स टू 2,4। क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, क्यों, बिकॉज 2,4 माइनस 2,1,2 इज इक्वल टू 0। इसमें दो स्केलर हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 -2। मैं इसको इसके टर्म में लिख सकता हूँ, इसको इसके टर्म में लिख सकता हूँ, इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यही बोल रहा है, अगर सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ कोई एग्जिस्ट करता है अल्फा सच दैट सारे जीरो नहीं है, कुछ जीरो हो सकते हैं कोई इशू नहीं है, बट सारे जीरो नहीं है, और उनको इस फॉर्मेट में अगर हम लिख सकते हैं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। तो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होगा, जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकें, बट उसका आंसर तभी होगा जब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तक जीरो हो जाए, सारे जीरो। मतलब क्या, जैसे मैंने बोला 1 0 0 एंड 0 2 2, ये दो वेक्टर्स हैं, क्या ये दोनों लीनियर डिपेंडेंट है, नहीं है, बिकॉज मैं इसको इसके टर्म में कभी नहीं ला सकता। बट अगर इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 0 0 प्लस बीटा 0 2 0, इसको फर्दर किया तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 बीटा 2 बीटा। ये जीरो कब होगा, जब अल्फा जीरो हो जाए एंड बीटा जीरो हो जाए। ये जीरो का मतलब क्या है, जीरो वेक्टर है, 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो है ये जीरो वेक्टर है, जितना डायमेंशन की ये होंगे ये होगा, ये सारे एक डायमेंशन होंगे, अलग अलग डायमेंशन को हम ऐड नहीं कर सकते, जो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम भी आपको वेक्टर्स मैट्रिक्स में। तो ये जीरो वेक्टर को दिखा रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जीरो तभी होगा, सॉरी ये जीरो तभी होगा जब ये स्केलर मल्टीपल है जीरो हो जाए। मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होने के लिए जो उसकी जो स्केलर मल्टीपल्स है वो सारे के सारे जीरो होंगे, तब ही ये इक्वेशन वैलिड है। बट डिपेंडेंसी में भले सारे जीरो ना हो, कुछ जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इन दोनों को हम एक दूसरे टर्म में ला ही नहीं सकते। और इन दोनों को हम ऐड करते कि स्केलर से, तो उसके लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, तब जाके जो है ये जीरो वेक्टर बनेगा। सो इन अदर वर्ड्स, a set of vectors is linearly dependent if the zero vector can be written as a linear combination of those vectors with at least one of the coefficient being non-zero। आई होप समझ गए होगा आप। ये बोल रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को हम तब बोलेंगे जब हम उन सब वेक्टर्स को ये स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिखें और उसको इक्वेट टू जीरो वेक्टर कर दें, जिसमें कोई एक, भले सारे जीरो हो जाए, कोई एक तो नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस में।
आगे जो हम स्पैनिंग सेट, बेसिस, डायमेंशन सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आते हैं क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, सो फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए इज दिस सेट लीनियरली डिपेंडेंट। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि सपोज अगर मैंने बोला कि 1,2, ये कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन, बिकॉज एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें मिनिमम 2 वेक्टर्स लगेंगे। मिनिमम 2 वेक्टर्स अगर हमें लगेंगे, बिकॉज 2 डायमेंशन से 2 वेक्टर्स लगेंगे। अगर मिनिमम 2 वेक्टर्स हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें, बिकॉज 1,2 को अगर मैं लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे तुम लिख सकते हो 1,0 प्लस 0,1 अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे हमें कितने वेक्टर्स लगे, ये बेसिस डायमेंशन का बात है, बट अभी के लिए समझा रहा हूँ। इसको लिखने के लिए हमें 2 वेक्टर लगे, ये और ये मिनिमम है। उसी तरह अगर मैंने लिख दिया 1,2,3, इसको लिखने के लिए आपको कितने वेक्टर्स चाहिए? 1,0,0, 0,1,0 एंड 0,0,1। इन 3 डायमेंशन, इन 3 वेक्टर से कॉम्बिनेशन में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए जो है मिनिमम, अगर 2 डायमेंशन का वेक्टर है उसको 2 वेक्टर्स चाहिए। अगर हमने 3 वेक्टर दे दिए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। मतलब सपोज मैंने बोला कि 2 डायमेंशन का वेक्टर है तो उसको 2 वेक्टर्स चाहिए। अगर हमने 2 से ज़्यादा वेक्टर दे दिए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। मतलब 2 वेक्टर कॉम्बिनेशन हम तीसरे वेक्टर को लिख सकते हैं। समझ सकते हो आप, इतना समझ सकते हो। जैसे 2,5, ठीक है, एंड 5,7। अब इसके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम पूरे R2 में x, y में कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हो। बट ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इसमें अगर मैंने तीसरा कुछ भी ऐड कर दिया तो ये एक दूसरे से लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर 3 डायमेंशन का वेक्टर है तो आपको 3 मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 3 आप डाल सकते हो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए। अगर आपने 4 वेक्टर्स दे दिए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। आई होप समझ गए हो। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए इज दिस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अभी अभी मैंने बताया, अभी मैंने सिखाया इसलिए मैंने इसको सिखाया। यहाँ पे कितने वेक्टर्स है? 1, 2, 3, 4, और ये R3 में 3 डायमेंशन है। तो 4 वेक्टर कभी कभी आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं? नहीं। अगर 3 होते तो हम निकाल सकते थे, पर 4 वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेंगे R3 के लिए। तो फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए इज 0। ए की कोई भी वैल्यू आप ले लो, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कभी नहीं बन सकते। सो दिस वॉज इट। इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेसिस, डायमेंशन, स्पैनिंग सेट सब क्या होता है। थैंक यू, अगर आप इतने तो बने हुए प्लीज़ सब्सक्राइब के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।